आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है और बुलेटिन के आगाज से कबल नजर डालते हैं अभी तक की अहम सुर्खियों पर। लोकसभा और राज्यसभा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, दोनों ऐवानों की कार्रवाई एक दिन पहले ही हुई मुलतवी। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने ऐवान में हिज़्ब इख्तलाफ के अरकान पार्लियामेंट से की अपने रवैये का मुहासिबा करने की अपील। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया, सरमाई इजलास में ऐवान ज़ेरी में हुआ तकरीबन 82% कामकाज। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कोची में देखा भारत के बहरिया की ताकत का दमखम। जनूबी कमान के तहत नए जंगी बेड़ों और जंगी सिस्टम का लिया जायजा। आइंदा असेंबली इंतखाबात के सरगर्मियों में आई तेजी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज गोवा के दौरे पर। नड्डा ने जारी किया बीजेपी के 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जन विश्वास यात्राएं जारी। और ओडिशा के बालासोर में सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल परले का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल की 500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत, 1000 किलोग्राम वजन ले जाने में अहल। यूरोप और अमेरिका में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के मामलों में इजाफा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने की सभी अमेरिकियों से टीका का लगवाने की अपील। आलमी सेहत तंजीम ने ओमिक्रॉन के तई खबरदार रहने पर दिया जोर। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने रिवायती हरी पाकिस्तान को हराकर जीता कांसे का तमगा। सनसनीखेज मैच में भारत ने आखिरी मिनट में गोल करके 4-3 से दर्ज की जीत। और अब खबरें तफसील से। लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सरमाई इजलास के दौरान 2 दिसंबर को ऐवान में 204% कामकाज हुआ था। सरमाई इजलास के दौरान 18 नशिस्तें हुई और ऐवान में कामकाज 82% दर्ज किया गया, जबकि रखनंदाजी की वजह से 18 घंटे 48 मिनट ज़ाया भी हुए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सरमाई इजलास 29 नवंबर से शुरू हुआ और इस दौरान कुल नशिस्तें 18 हुई, जो 83 घंटे 12 मिनट तक जारी रहीं। उन्होंने कहा कि इजलास के आगाज़ में 29 और 30 नवंबर को ऐवान के तई अरकान ने हलफ उठाया। बिरला ने कहा कि इस इजलास में अहम मालियाती और कानून साजी के मामलात को हल किया गया और दूसरी तरफ 12 सरकारी बिल पेश किए गए और 9 बिलों को मंजूरी दी गई। बिरला ने कहा कि मौजूदा मुद्दत के दौरान ऐवान में कामकाज 82% रहा और खलल की वजह से 18 घंटे 48 मिनट ज़ाया हुए। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्यों का निपटान किया गया। वर्तमान सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए, 9 विधेयक पारित हुए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 344 लोकहित के विषय सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए। शून्यकाल के दौरान सभा में अभिलंब लोकमत के 563 मामलों को उठाया गया। 2 दिसंबर 2021 को सभा का कार्य निष्पादन 204% रहा। सत्र के दौरान सभा का कुल कार्य निष्पादन 82% रहा। वर्तमान सत्र में कार्य के लिए आवंटित कुल समय में से व्यवधान के कारण 18 घंटे 48 मिनट का समय व्यर्थ हुआ। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। जैसे ही सुबह 11 बजे ऐवान की कार्रवाई का आगाज हुआ, चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने जरूरी दस्तावेजात ऐवान की मेज पर पेश किए। राज्यसभा में चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने हिज़्ब इख्तलाफ से अपना मुहासिबा करने पर जोर दिया। उन्होंने सरमाई इजलास के दौरान ऐवान की कार्रवाई में रख न डालने पर अपोजिशन अरकान से कहा कि अगर वो अदबी दायरे में काम करते तो कामकाज बेहतर तरीके से हल हो पाते। I am not happy to share with you the House functioned much below its potential. I urge all of you to collectively and individually reflect and introspect if this session could have been different and better. I don't want to speak elaborately on the course of this session, as it would lead to me to make a very critical view. Statistics regarding various aspects of functioning of the House during this session will be released to media to wider dissemination. I wish you all Merry Christmas, happy, healthy and prosperous English New Year, and also realization of what has
happened is wrong, and we should all work towards constructive, positive atmosphere for the larger interest of the country. वहीं पार्लियामेंट का सरमा इजलास गैर मुय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने अपोजिशन पर पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल डालने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि इस बेख्तलाफ की हंगामा आराई के बावजूद लोकसभा में 82% कामकाज हुआ, जबकि राज्यसभा में 40% से ज्यादा कामकाज किया गया। लोकसभा में अंतिम सप्ताह में राज्यसभा से शुरू से ही शोर शराबा, रक्कस, हंगामा ये तो चलते रहे। इन स्पाइट ऑफ दैट लोकसभा का प्रोडक्टिविटी अप्रॉक्सीमेटली 82% रहा है और राज्यसभा का अनफॉर्चुनेटली 47% रहा है। टोटल 13 बिल इंट्रोड्यूस किया है, 12 इन लोकसभा, 10 इन राज्यसभा। 9 बिल राज्यसभा में पारित हुआ है, 11 बिल लोकसभा में पारित हुआ है। ये 11 बिल में अप्रोप्रिएशन बिल भी है, डिमांड्स ऑन सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट, वो भी पारित हो गए। टोटल 11 बिल्स इंक्लूडिंग 1 अप्रोप्रिएशन बिल वर पास्ड बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने पार्लियामेंट अहाते में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन का इरादा पार्लियामेंट को चलाने का नहीं है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने महंगाई पर दोनों ऐवानों में बहस का मुतालबा किया था, लेकिन खुद अपोजिशन ने अपने तर्ज अमल से बहस नहीं होने दी। ऑल पार्टी मीटिंग ऑन 28 ऑफ द लास्ट मंथ उन लोगों ने हमको बताया था और फर्स्ट प्रायोरिटी इज द डिस्कशन ऑन द प्राइस राइज। लगभग सब लोग ये बताया था। लोकसभा में भी प्राइस राइज पर चर्चा के लिए लगाया गया था शॉर्ट ड्यूरेशन, राज्यसभा में भी चर्चा के लिए लगाया गया था। अनफॉर्चुनेटली इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जब चर्चा के लिए चेयरमैन और स्पीकर साहब ने अलो किया था और लगातार वित्त मंत्री इसमें रिप्लाई देने का था, लगातार वित्त मंत्री बैठे हुए थे रिप्लाई देने के लिए, बट इसकी इतना महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी जो उन लोग चाहते थे, दे वांटेड द डिस्कशन एंड वी गवर्नमेंट gave its consent and the speaker and chairman allowed it. In spite of that ये हो नहीं पाया। इसके अलावा मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि पार्लियामेंट में वक्फा सिफर के दौरान सवालात का फौरी जवाब देना और उन पर कार्रवाई करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वाज़ेह हिदायत हैं। यही नहीं, मरकजी सरकार वक्फा सिफर में उठाए गए मसाइल पर फौरी तौर पर काम करती रही है, लेकिन अपोजिशन ने वक्फा सिफर को भी सही ढंग से नहीं चलने दिया। लगभग प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया है, जो चीज़ 0 ओवर में उठता है उसको समाधान निकालने का कोशिश करो, पहले कम से कम उसका रिप्लाई दे दो। 0 ओवर 377 में जिसको उत्तर दे सकते हैं तुरंत उत्तर दे दो, जिसको हल कर सकते हैं हल कर दो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट इज सो प्रोएक्टिवली वर्किंग। इन स्पाइट ऑफ दैट, not allowing to run the house, this is not good for democracy. सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के केरला दौरे का आज दूसरा दिन है। सदर ने आज कोची में जनूबी बहरिया कमान की ऑपरेशनल कारकर्दगी का मुशाहिदा किया। इस दौरान केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद थे। सदर ने अहम बहरी ऑपरेशंस का मुआयना किया, जिसमें बम डिस्पोजल और हाई जैकिंग से बचाव की कारकर्दगी भी शामिल हैं। तकरीब के दौरान बहरिया कमान ने अपने देसी साख्त के जहाज INS सुनैना की भी नुमाइश की। फोर्स ने INS शारदा पर हंगामी लैंडिंग का मुजाहिरा भी किया। सदर ने भारतीय बहरिया के चेतक हेलीकॉप्टर के हेलीपैड के फ्लाई पास्ट फॉर्मेशन का भी मुशाहिदा किया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 23 दिसंबर को दोपहर तकरीबन 1 बजे के करीब वाराणसी का दौरा करेंगे और कई तरक्याती कामों का आगाज भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वाराणसी के कारखिया में उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी फूड पार्क में बनासी डेयरी कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म वाराणसी में रामनगर के दूध प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव फेडरेशन प्लांट के लिए बायोगैस पर मबनी पावर जनरेशन प्लांट का भी संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB की मदद से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIDS के जरिए दूध से तैयार करदा अशिया की जांच और तज्जिया के लिए वक्फ एक पोर्टल और लोगों का भी इफ्तिताह करेंगे। ज़ैली सतह पर ज़मीन की मिल्कियत के मसाइल को कम करने के एक और कोशिश में वज़ीर-ए-आज़म मरकज़ी वज़ारत पंचायती राज की स्वामित्व स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के 20 लाख से ज़्यादा बाशिंदों को देही मकानात के हुकूक का रिकॉर्ड घरोनी वर्चुअल तौर पर तकसीम करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी वाराणसी में 870 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मालियत पर मबनी 22 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। बनास डेयरी संकुल पर गुजरात में बनास डेयरी के सदर शंकर सिंह चौधरी ने कहा कि डेयरी प्लांट रिकॉर्ड वक्त में तैयार हो जाएगा, जिसमें मजीद तोसी का मंसूबा है। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र ने उनसे खुसूसी बातचीत की। बनास डेयरी के अध्यक्ष शंकर चौधरी। शंकर जी, ये पूरा जो प्लांट है कितनी क्षमता का है और कब तक पूरा होगा? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सपना था कि उत्तर प्रदेश में भी दूध क्रांति यहाँ पर हो और इनके कारण सामान्य पशुपालन का जीवन धोरण अप हो, उनमें खुशहाली आए। पहले लखनऊ, कानपुर और अभी हम वाराणसी में ये प्लांट लगा रहे। वाराणसी का ये प्लांट है 5 लाख लीटर कैपेसिटी दूध का वैल्यू एडिशन होगा। उनमें से दही, लस्सी, आइसक्रीम सहित स्वीट सहित यहाँ पर काफ़ी चीज़ बनेगी। यानी गांव के लोगों को दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा अपना दूध बेचने के लिए, गांव में ही कलेक्शन हो जाएगा। हाँ जी, अपने गांव में अपना दूध वहाँ पर कलेक्शन होगा और वहाँ से यहाँ पर पहुँचाने की व्यवस्था हम करेंगे। कितना लागत आएगी इस पूरे प्रोजेक्ट की और अगला चरण कैसे होगा? पहला चरण कब तक पूरा? 1.5 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हो और प्रोडक्शन में आ जाए, ऐसी हमारा प्लानिंग है। उसके बाद भी आगे विस्तार का प्लान है, बताया जा रहा है कि और प्लांट लगाए जाएंगे। जी, पहला मैंने जो बताया कि एक लखनऊ में हुआ, कानपुर में हुआ, बाद में ये वाराणसी में है। पूरा पूर्वांचल अभी कैसे कवर हो, यहाँ पर भी कैपेसिटी हमने 10 लाख लीटर तक की रखी है। तो स्टार्टिंग में 5 लाख, बाद में 10 लाख लीटर तक हम पहुँचेंगे। संख्या के लिहाज से देखें तो कितने किसानों को सीधा फायदा होगा और अप्रत्यक्ष तौर पर देखें तो कैसे इस फायदे का विस्तार होगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। रोजगार के लिहाज से भी कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है ये जो प्लांट है। मान लो कि एक फैमिली दूध भराता है तो पूरे फैमिली को जैसे फायदा होता है। तो हमारा प्लानिंग अभी 1.5 लाख फैमिली स्टार्टिंग में है और बाद में 2.5 लाख फैमिली तक पहुंचना, ये हमारा कल्पना है। दूध सिर्फ बचता है वो दूध भराए ऐसा नहीं है। दूध तो व्यावसायिक तौर पर होना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ पर जो कई सालों से ये प्रक्रिया चली। अभी जो किसान है, कई महिला ऐसी है कि 25 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ तक का दूध सालाना भराती है। पूर्वांचल में दुग्ध क्रांति का एक रास्ता बन रहा है डेयरी प्लांट के जरिए। बनास डेयरी, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखने जा रहे हैं, और ऐसे में किसानों के लिए एक बहुत फायदेमंद होगा। पशुपालकों के लिए मिलकर लोग व्यवसाय करेंगे, लाभांश में हिस्सा मिलेगा और इस पूरे पर क्षेत्र में दुग्ध क्रांति आएगी। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, वाराणसी। और अब वाराणसी में अमूल डेयरी प्लांट कायम होने जा रहा है। इससे पूरे खित्ते में मवेशी पालने का काम की हौसला अफजाई होगी। PM मोदी कल बनास डेयरी संकुल के संग बुनियाद रखेंगे, जिसकी वजह से मवेशी पालने का काम से जुड़े नौजवान काफ़ी खुश हैं। इन नौजवानों से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र ने बात की। वाराणसी में अमूल डेयरी खुलने जा रही है और उसको लेकर यहाँ युवाओं का क्या कहना है जो पशुपालन के कारोबार से जुड़े हैं। सनी, दीपक और रत्नाकर हमारे साथ हैं। सनी पटेल, किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ अमूल डेयरी अब जल्दी शुरू हो जाएगी? काम तो शुरू होने वाला है। 23 को आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने। तो हम लोग सुने कि अमूल डेयरी खुल रही है, तो हम लोग को थोड़ा खुशी हुई है, क्योंकि हम लोग को जाना पड़ता है बनारस दूध लेके। वहाँ रेट कुछ अलग मिलता है, 40-45 मिलता है, उसमें कुछ बचता नहीं है, मतलब बचता है, थोड़ा बहुत बचता है। तो यहाँ फैक्ट्री खुल जाएगी तो उससे हम लोगों को फिक्स रेट मिलेगा, तो उससे अपना बिजनेस और बढ़ा सकते हैं हम लोग।
बिजनेस बढ़ा सकते हैं, प्रसन्नता है इस बात। हाँ, इस बात की हम लोग को खुशी है कि अमूल डेयरी खुल रही है। ये बताइए कि आना जाना पड़ता होगा और एक फिक्स रेट की समस्या होती है, तो किस तरह से देख रहे हैं अमूल डेयरी खुलने से, चूंकि आप पशुपालन का काम कर रहे हैं? देखिए, अभी तक तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम लोग को दूध मार्केटिंग के लिए हम लोग को बनारस जाना पड़ता है, तो इसमें आने जाने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। वो एक पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम पड़ जाता है, और ऊपर से सेलिंग कभी मार्केट अप भी होता है, कभी डाउन भी होता है, मोस्टली डाउन भी रहता है। तो उससे हम लोग मतलब कि एक टाइम तो जाता ही जाता है, प्लस सही से अब उसका प्राइस भी नहीं मिल पाता है। तो अमूल खुलने में हम लोग खुशी है कि मतलब कि हम लोग का टाइम तो बचेगा ही, प्लस हम लोग का प्राइस भी मिलेगा अच्छी, लाभांश में हिस्सा भी मिलेगा। लाभांश में हिस्सा भी मिलेगा हम लोग को। आपको लगता है अमूल खुलने से यहाँ इलाके के किसानों को एक विकल्प मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन करें और आय बढ़ेगी, दोगुनी होगी? ज़रूर सर, क्यों नहीं मिलेगा। जो यहाँ के सर रोज़गार ना होने की वजह से सब बाहर जाते हैं, बाहर जाने की वजह से उतना सर उन लोग का बजट भी नहीं बच पाता है। यहाँ पे भी रोज़गार मिलेगा, प्लस जो पशु कम रखे हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे नज़दीकी लोग। तो ये युवा है 3 जो पशुपालन के काम से जुड़े हैं, वाराणसी शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर, और यहीं पास में अमूल डेयरी लग रही है, अमूल अपना प्लांट लगा रहा है। इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न है कि अब इन्हें वाराणसी शहर नहीं जाना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा अपना दूध बेचने के लिए, और भविष्य में इनकी योजना अपने पशुपालन के काम में बढ़त करने की है। योजना यह है कि अपने ये दुधारू जानवरों की संख्या दोगुनी कर सकें अमूल के प्लांट लगने से पहले। कैमरामैन सौरभ के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तक़सीम असनाद तकरीब से खिताब करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं इस माह की 28 तारीख को तक़सीम असनाद तकरीब से खिताब करने के लिए IIT कानपुर में शिरकत का मुंतज़िर हूँ। ये एक मुतहरिक इदारा है जिसने साइंस और इख्तराआत के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी है। मैं सबको अपनी तजावीज़ शेयर करने के लिए दावत देता हूँ। और मुल्क के हर ज़िले में ऑक्सीजन के मुनासिब इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए सेहत की मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भारती परवीन पवार ने नेशनल ऑक्सीजन मैनेजमेंट प्रोग्राम का आगाज़ किया। नई दिल्ली के एम्स में प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए डॉक्टर भारती परवीन पवार ने कहा कि ऑक्सीजन के मौजूद इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए तरबियत याफ्ता सेहत एहलकारों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क गिर सतह पर 1500 PSA ऑक्सीजन प्लांट्स कायम करने को मंजूरी दी है, जिनमें से 1463 की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। अहम बात यह है कि कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मांग थी। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए तो ज़रूरी है ही, बल्कि दवा के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो यह नुकसान का बाइस भी बन सकता है। मुल्क में किसी भी हंगामी सूरत हाल या वबा से निमटने के लिए तमाम ज़िला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और ब्लॉक सतह के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। ये हर ज़िले के अस्पताल में ऑक्सीजन के सही इस्तेमाल के लिए एक तरबियत याफ्ता सेहत कारकुन का इस्तेमाल किया जाएगा। There has been an ample evidences that having a trained workforce in handling this oxygen at a hospital and any health facility will greatly contribute to the quality of health services by reducing the wastage and by boosting its broader availability. Friends, it's a word to mention that our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has always underscored the need to rapidly augment the entire ecosystem to fight pandemic like COVID-19 by ensuring the increased oxygen availability, oxygen concentrators, cylinders, PSA plants. और मुल्क में कोविड-19 के नए वेरिएंट के मामलात में भी इजाफा हुआ है। मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के 213 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यह राहत की बात है कि उनमें से 90 लोग इन्फेक्शन को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज़्यादा मामले दिल्ली में दर्ज हुए हैं, जिनकी तादाद 57 है, जबकि महाराष्ट्र में अब तक 54 लोग ओमिक्रॉन से मुतासिर हो चुके हैं। सेहत और कुनबे की फलाह बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क गिर सतह पर 24 घंटे में 6317 कोविड के नए मामलात दर्ज किए गए हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 6906 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में शरह सेहतयाबी 98.40% हो गई है। मुल्क में कोविड के एक्टिव मामलों की तादाद 78,190
हो गई है। और कोविड के खिलाफ मुल्की टीकाकारी में कोविन पोर्टल के मुताबिक अब तक 139 करोड़ अफराद को टीका लगाया जा चुका है, जिनमें गुज़िश्ता रोज़ 57 लाख से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन की डोज दी गई है। हरियाणा के गुरुग्राम ने एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने में बाजी मार ली है। गुरुग्राम अहले आबादी को 100% वैक्सीन लगाने वाला हरियाणा व एनसीआर का पहला जिला बन गया है। वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि गुरुग्राम ने कोरोना मुखालफत वैक्सीन लगाने में मारी बाजी। अहले आबादी को 100% टीका लगाने वाला हरियाणा व एनसीआर का पहला जिला बना। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सुबह 10:30 पर ओडिशा के अब्दुल कलाम जजीरे से पर्ले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। जमीन से जमीन पर हमला करने वाला यह कम दूरी का मिसाइल तकरीबन 500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है और ये 1000 किलोग्राम वजनी धमाकाखेज मवाद ले जाने की सलाहियत भी रखता है। पर्ले मिसाइल को जमीन के साथ साथ कनस्टर से भी दागा जा सकता है। इस मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह कम फासले तक मार करने वाले दीगर बैलिस्टिक मिसाइलों से ज्यादा मोहलिक है। यह अपने हमले को दुरुस्त मकसद के साथ तबाह करने में पूरी तरह कामयाब रहेगा। अब दुनिया भर में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की सूरत हाल पर एक नजर डालते हैं। दुनिया भर में अब तक 27 करोड़ 65 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 24 करोड़ 80 लाख मरीज इन्फेक्शन को शिकस्त देने में कामयाब रहे। कोविड के आलमी इन्फेक्शन की वजह से अब तक दुनिया भर में 53,84,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इन्फेक्शन से सबसे ज्यादा मुतासिर अमेरिका में मरीजों की तादाद 5 करोड़ से तजावुज कर गई है, जबकि अमेरिका में इन्फेक्शन से 8,30,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी यूरोपीय ममालिक में तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट इन्फेक्शन से यूरोप में सबसे ज्यादा मुतासिर बरतानिया है, जहां कोविड इन्फेक्शन के मामले में 1 करोड़ 15 लाख से तजावुज कर गए हैं, जबकि रूस जो कि कोरोना इन्फेक्शन से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, वहां इन्फेक्शन की 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दरियासना फ्रांस में इन्फेक्शन की तादाद 27,13,000 से तजावुज कर गई है, जबकि जर्मनी में यह तादाद 68,69,000 से तजावुज कर गई है। और अमेरिकी सदर ने दुनिया में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के बारे में आवाम को खबरदार किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि ओमिक्रॉन हम सब के लिए तशवीश का बाइस है। बाइडन ने कहा कि क्रिसमस की तकरीबात के दौरान मुल्क भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। सदर ने यकीन दहानी कराई कि जिन लोगों की टीकाकारी मुकम्मल हो चुकी है वो छुट्टियों के दौरान मुनक्किद होने वाली तकरीबात में शामिल हो सकेंगे। बाइडन ने 500 मिलियन रैपिड टेस्ट किट्स खरीदने के मंसूबों के बारे में भी मालूमात दी। जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका में किट्स मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। और अब खेल की खबरें। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। दोनों टीमों के दरमियान कांटे का मुकाबला देखने को मिला, जिसमें टीम इंडिया ने 4-3 से कामयाबी हासिल की। आखिरी क्वार्टर में पाकिस्तान ने वापसी की कोशिश की, लेकिन टीम इंडिया ने उसे बिल्कुल मौका नहीं दिया। दिफाई चैंपियंस भारत अपने इस बार फाइनल में तो जगह नहीं बना सका, लेकिन पाकिस्तान को शिकस्त देकर कांसे का तमगा जरूर हासिल कर लिया। टीम इंडिया ने आखिरी क्वार्टर में कमाल कर दिखाया। जब मैच खत्म होने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया था तो तीसरा गोल दागा गया। भारत की जानिब से वरुण कुमार ने तीसरा गोल किया। पेनल्टी कॉर्नर का फायदा उठाते हुए वरुण ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चकमा दिया और भारत को बढ़तरी दिला दी। इसके बाद पाकिस्तान ने भी तीसरा गोल कर दिया। आखिरी वक्त में भारत ने चौथा गोल करके मैच 4-1 से अपने नाम कर लिया। और नाज़रीन, खबरनामे में इजाज़त दीजिए हमारी पूरी टीम को और आदाब।